तो बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं 10th क्लास के लिए। हम उनकी चैप्टर वाइज कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। जो कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा और इससे क्या होगा, बच्चों के लिए बहुत फायदा होगा। इसमें क्या होगा, कंप्लीट रिवीजन एक ही वीडियो में 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में हम कंप्लीट रिकॉर्ड कर देंगे, रिवीजन करवा देंगे पूरे चैप्टर का। जो बच्चे पूरे साल से पढ़ रहे हैं उनके लिए रामबाण क्लास साबित होगी, जिसमें उन्हें पूरी एक ही क्लास में रिवीजन करने को मिलेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए तो भाई सोच लो, ठीक है। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ ही लें, से आराम से पढ़ लें, कम से 5 तो अच्छे खासे हो ही जाएंगे, ठीक है। तो देखो, हमें पहला ही चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। पहला ही चैप्टर है क्या, वास्तविक संख्याएं। क्या है भाई, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या की जो पहली प्रश्नावली है हमारी, वो क्या है, 1.1 है। इसमें हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन, क्रमिका तथा एल्गोरिथम पूर्णांकों का विभाज्यता, ठीक है। दूसरी जो यूनिट है प्रश्नावली 1.2, अभाज्य गुणनखंड भी ज्ञात करने हैं हमें, और इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तीसरी प्रश्नावली है 1.3, किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। यहां से तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ज्यादातर, ठीक है। इससे और इस वाली प्रश्नावली से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, और इससे ऑब्जेक्टिव भी बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। अगली जो प्रश्नावली है हमारी 1.4, शांत तथा अशांत दशमलव संख्याओं का हिस्सा। देखो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन क्रमिका, और हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जानते ही होते क्या है यूक्लिड विभाजन और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखो भाई, यूक्लिड विभाजन क्रमिका क्या होती है, किसी के द्वारा सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है, किसी के द्वारा सिद्ध किया हुआ कथन। उन्होंने क्या सिद्ध किया है, उन्होंने बताया है A = BQ + R। ये तुम्हें यूक्लिड विभाजन क्रमिका का स्टेटमेंट है, ठीक है। और यहाँ R क्या है, R जो है 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और R हमेशा B से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो भाई, एक यूक्लिड विभाजन क्रमिका क्या होती है, किसी के द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट होता है, किसी के द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को हल करने की जो विधि होती है वो कहलाती है हमारी एल्गोरिथम। तो किसी भी क्वेश्चन को, किसको भाई, क्वेश्चन को हल करने की विधि या प्रक्रिया ही हमारा एल्गोरिथम कहलाती है, ठीक है। तो देखते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। इसे रब करते हैं अभी। तो प्रश्नावली 1.1, ज्यादा बेसिक नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। बेसिक में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, ज्यादा बेसिक जाऊंगा तो 8 ज्यादा बड़ी हो जाएगा, ठीक है, वीडियो लेक्चर। तो 1.1 इसका पहला ही क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए। इसमें दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पहला ही क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, 135 और 225, ठीक है। निकालते हैं इसका भी एचसीएफ। सबसे पहले देखो, हम इसका विभाजन करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। भाग करना आप जानते हैं, बचपन में सीखे हैं। तो देखो 135 से इसके लिए भाग करेंगे, एक बार में जाएगा है ना। डिवाइड करो, 0, 12 में से 3 गए 9, 90 आ गए। अब देखो यहाँ जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा ना, तब तक हम इसका सोल्व करते रहेंगे। तो देखो सोल्व करने के लिए अब क्या है, 135 रखेंगे हम यहाँ पे, आगे डिवाइड करो 90 से। अब इसे हम भाग करेंगे तो एक ही बार में जाएगा, 90 आएगा, फिर इसे माइनस करेंगे 45 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब क्या करना होगा, इसको यहाँ लेकर आएंगे, आगे लेके, ये हो गया 90, हो गया ना। अब 45 से 2 बार में कट जाएगा 90, क्या आ गया, 0 शेषफल। जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 हो जाए वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। अब इसको क्या करना है, हमें एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड, देखो भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या होती है यूक्लिड एल्गोरिथम, A = BQ + R, ठीक है। और देखो A का मान क्या मानेंगे हम, यहाँ पे A हमें दिखाई देगा, A की जो वैल्यू बड़ा वाला मान है वो मानेंगे 225, और B की जो वैल्यू मानेंगे वो हम 135। तो देखो A का मान रखोगे 225, B का मान रखो यहाँ पे 135। तो 135 में कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद R की वैल्यू
कितनी आई है, 90 आई है। तो 1 की गुणा करेंगे और आर की वैल्यू को रखेंगे हम 90, ठीक है। अब देखो अब भी ये आर का मान है ना 0 नहीं हुआ है, जब तक इसे सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि आर की वैल्यू 0 नहीं आता है, ठीक है। देखो आर की वैल्यू 0 लेके आएंगे हम, तो अब इसके लिए मानेंगे ए और इसके लिए मानेंगे हम बी, तो ये हो जाएगा 135 और यहाँ आएगा 90, तो ये चरण फर्स्ट हो गया, ये चरण सेकंड हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी। अब देखो 90 कम 90 यानी कि 35, 135 में से 90 माइनस करेंगे तो 45 आ गया या नहीं आया, आया 45। अब देखो अब भी हमारे जो आर की वैल्यू है ये जो चलती हुई आ रही है आर की वैल्यू, ये 0 अभी नहीं हुई है, तो डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसके लिए भी मानेंगे और इसके लिए मानेंगे ए, तो तीसरा जो चरण आया हमारा वो आया 90 बराबर 45 गुणा 2 और प्लस कितना होगा भाई 45 दूनी 90, 0 जोड़ने के बाद ही तो आएगा। अब देखो ये तुम्हारी आर की वैल्यू जो है वो 0 हो गई या नहीं, हो गई। तो इस वाले मान पे 0 हुई है ना, हुई है ना इस वाले मान पे 0, तो ये जो वैल्यू आई है जो एचसीएफ होगा हमारा वो हमारा 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा 45 होगा। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो भाई आगे पढ़ेंगे हम यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? अभी मैंने तुम्हें बताया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और b से हमेशा छोटा होना चाहिए। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। जैसे देखो भाई ये है 13, इससे हमें डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। 4 4 से भाग करेंगे हम इसके लिए, तो बताओ कितनी बार में आएगा, 3 बार में। 4 या 12 होते हैं ना, 1 आया। आगे देखो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा भाजक, और ये क्या होता है हमारा भाज्य, और ये क्या होता है हमारा भागफल, ठीक है। और ये होता है हमारा शेषफल, यानी कि जो भाजक है उसके लिए क्या मानते हैं हम b, और जो भाज्य है उसके लिए मानते हैं a, और जो भागफल है उसके लिए मानते हैं q, और जो शेषफल है उसके लिए माना हम। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखो 13, और जब b की वैल्यू क्या है भाई, b की वैल्यू कितनी है 4, और q का मान क्या है भाई 3, और प्लस r का मान क्या है 1। बताओ 4 या 12 और 1 13, इसी को ही तो सिद्ध किया है इन्होंने, है ना। तो ये क्या है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। क्वेश्चन एक उदाहरण नंबर हम 3 देखते हैं, पढ़ लीजिए उसे आप। उसमें क्या लिखा हुआ है अभी, लिखा हुआ दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसे हम सिद्ध करते हैं भाई। देखो उदाहरण नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। सवाल में पूछा गया है जो भी विषम पूर्णांक होते हैं वो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के द्वारा। आपको सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर देना है, क्वेश्चन में दिखाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर bq + r, ठीक है, यही होती है। और यहाँ क्या होता है 0 से बड़ा होना चाहिए r या बराबर होना चाहिए, और b से हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई जो भी इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक तुम्हारे लिए दे रखे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, क्या क्या दे रखे हैं, बोला है 4q + 1 या बोला है 4q + 3 के रूप का। तो हमें a का मान निकालना है इन चीजों के द्वारा। ये दिखाना है जो विषम पूर्णांक आएगा हमारा वो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होना चाहिए। तो हमें यहाँ से b की वैल्यू देखनी है, तो बताओ भी यहाँ हमें रखना है। देखो b का मान आपको कैसे निकालना है, जो q के गुणांक में जो दे रखा है, q के जो गुणांक में दे रखा है, जैसे 4q + 1 है ना, तो q के गुणांक में जो होगा, जो q गुणांक में होगा वही तो हमारा b का मान होगा या नहीं। तो बताओ हम मान सकते हैं b बराबर 4, ठीक है, b बराबर 4। अब देखिए भाई जो 4 रखा गया है b का, तो ये 0 और r है, और यहाँ r है। जब b का मान है 4 रखा जाएगा तो r के मान क्या क्या संभव होंगे वो देखना होगा हमें। तो r के जो मान होंगे बताओ भाई, जो r जो है वो 4 से छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़े हो सकते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं 0 1 2 3 हमारे r के मान पॉसिबल होंगे या नहीं। देखो 4 से तो छोटे होंगे, और हमारा क्या होगा 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से हमेशा 4 से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए r की वैल्यू,
तो हमें सिद्ध करने के लिए केसों से गुजरना पड़ेगा। केस फर्स्ट क्या हो सकता है, जब हम आर का मान 1 रखेंगे, इसमें आर का मान 1 नहीं 0 रखेंगे, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो आर बराबर 0 रखने पर देखिए कहाँ रखेंगे, ए बराबर बी की वैल्यू रख देते हैं इसमें, बी का जो मान है वही वो 4 होगा और क्यू ऐसे ही और आर तुम्हारा ऐसे ही। तो ये समीकरण होगी आपके पास फर्स्ट। बोलेंगे आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में। तो देखो a बराबर 4q प्लस 0, 4q प्लस 0 यानी कि r की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 0 हो गया। ये जो वैल्यू आई a बराबर 4q आई, और ये बताओ ये 4 जो है वो 2 से डिवाइड होगा या ना, 2 से भाज्य है, और 2 से भाज्य होगा तो ये संख्या कभी भी विषम नहीं हो सकती। कैसी होगी, सम होगी। तो हम कह सकते हैं a बराबर, यह संख्या 2 से भाज्य है, लिखेंगे यह संख्या 2 से भाज्य है, ठीक है भाई, ये संख्या 2 से भाज्य है, इसलिए 4q सम धनात्मक पूर्णांक है। क्या भाई, इसलिए 4q कैसा है, सम धनात्मक पूर्णांक है। वैसे ही हमें रखना है केस सेकंड। केस सेकंड क्या होगा हमारा, केस सेकंड होगा r बराबर 1 हो तब, ठीक है, r बराबर क्या होगा, r बराबर 1 रखने पर, बताओ अभी 1 रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, a बराबर 4q प्लस और r का जो मान है वो क्या रखा जाएगा 1, तो यहाँ रखेंगे 1। अब बताओ ये 2 से डिविजिबल है, 2 से भाज्य है, ये देखो 2 से ये तो भाज्य है लेकिन ये भाज्य नहीं है 1, तो जो a जो होगा तो हम कह सकते हैं यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, ठीक है। जब नहीं है तो ये 4q प्लस 1 कैसी होगी भाई, विषम पूर्णांक होगी, ठीक है, विषम पूर्णांक है। केस सेकंड देखेंगे हम इसी प्रकार, वो केस थर्ड जो होगा r बराबर 2 रखने पर, ठीक है। अब r बराबर 2 हो तब क्या होगा भाई, तब देखेंगे a बराबर 4q प्लस 2, a की जो वैल्यू है वो कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे क्या होगा 4q प्लस 2। अब देखो इसे हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये देखो 2 से पूरा हो जाएगा भाग, और ये भी 2 से पूरा भाग हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यह संख्या 2 से भाज्य है, ठीक है, यह संख्या 2 से भाज्य है। तो 4q प्लस 2 4q प्लस 2 सम पूर्णांक है। कैसा है सम, ये कैसा है, विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये तुम्हारा 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का है ही, ठीक है। तो देखिए भाई ये तुम्हारा तीसरा केस हो गया। अब देखेंगे हम फोर्थ केस में क्या होगा, r बराबर 3, r बराबर 3 रखा जाएगा ना, तो r बराबर 3 रखने से क्या होगा, a बराबर 4q प्लस 3। अब देखिए ये 2 से भाग नहीं होगी संख्या, क्यों नहीं होगी, 2 से 4 तो भाग होगा लेकिन 3 पूरा पूरा नहीं होगा भाग, तो ये जो संख्या होगी बोल देंगे हम यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा भाई, तो 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसा है भाई, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो जो रिजल्ट आया तो हम कह सकते हैं, देखो विषम पूर्णांक हमेशा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का ही होगा, तो हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा और बाकी तुम्हें अपना खुद से करने एक्सरसाइज है, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने उदाहरण नंबर 3 किया, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 जो किया था, अब प्रश्न नंबर 4 को पढ़िए एक बार। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 2m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q प्लस, क्वेश्चन तुम आपको बुक में से पढ़ना है, ठीक है, बार बार पढ़ना, जब तक पढ़ना जब तक कि समझ ना आ जाए। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग क्या बोला है सवाल में भाई, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग
किस रूप में दिखाना है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हमें दिखाना। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, प्रमेय का द्वारा। कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेप है, वही फॉलो करते हुए जानी है। क्या होती है अभी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का मान जो है 0 के बराबर या बड़ा और हमेशा b से छोटा होगा। तो हमें b की वैल्यू कहाँ से देखनी है, तो यहाँ से मिलेगी हमारे लिए b की वैल्यू। ठीक है, हमेशा यहाँ से मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं माना b बराबर 3, b बराबर 3 आया ना, देखो तो ये समीकरण बनेगी a बराबर 3q प्लस आर, और r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और 3 से छोटी होगी। तो हम कह सकते हैं r के जो मान समूह होंगे 0 के बराबर, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 3 से छोटा लेना है। ठीक है, तो ये हो गया अभी हमारा r का मान। तो फिर से केस बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। तो केस 1 क्या होगा भाई, केस 1 निकालेंगे हम। केस 1 क्या होगा, जब r बराबर 0 रखने पर समीकरण नंबर 1 में, ये जो समीकरण है इसको 1 मान लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए जब समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर 3q प्लस 0, तो a बराबर 3q आया। 3q जो आया उसे m मानिए आप, नहीं अभी वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। तो हम बोलेंगे वर्ग करने पर एक बात मिलेगी आपको, 3q का स्क्वायर। क्या मिलेगा, 3q का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं a का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 और q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, 3m के रूप में लेना, 3m के, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ये इसे m मानेंगे तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m। ठीक है, m का जो मान होगा वो 3q स्क्वायर होगा। तो देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m के रूप का होता है ना। कोई भी संख्या हम लेके चले एक धनात्मक, उसका जो वर्ग किया वो 3m के रूप का है या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं केस सेकंड। क्या देखेंगे, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करना है, r का मान 1 रखना है। ठीक है, r बराबर 1 रखने पर, r का मान 1 रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा a बराबर 4q प्लस r की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, फिर से सिद्ध कीजिए भाई, सिद्ध क्या करना है, वर्ग कीजिए इसका। ठीक है, वर्ग करेंगे, बोलेंगे वर्ग करने पर, तो 4q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें आप लगाइए। ठीक है, आपको याद होगा। तो क्या होगा भाई, 4 कहाँ से मिल गया मैंने, 4 नहीं 3 है, सॉरी 3 यहाँ पे क्या आएगा भाई, 3 है, 4 नहीं है 3 है, 3 ये आ गया ना 3। r की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 1 रखी जाएगी, तभी बनेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो a स्क्वायर का यानी कि a का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q, 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 3q इंटू 1 करिए से आप आगे को। ठीक है, ये हो गया। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2 दिया 6q प्लस 1। तो यहां से देखिएगा आप 3 कॉमन लेंगे यहां से, तो आपको मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। क्या मिला, प्लस 1। तो a स्क्वायर बराबर 3, ये जो नंबर आया इसे मानिए आप m और प्लस 1। तो देखिए किसी भी धनात्मक संख्या का स्क्वायर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखो 3m प्लस 1 के रूप का है या नहीं है, तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए एक केस और बचा है हमारे पास, r का मान 2 रखने पर। ठीक है, तो केस नंबर 3 क्या होगा भाई, केस नंबर 3 जो होगा r बराबर 2 रखने पर। ठीक है, 2 रखने पर तो हो जाएगा a बराबर क्या है, 3q प्लस r, 3q प्लस r की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 2 रखी जाएगी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, बोलेंगे वर्ग करने पर। क्यों, क्योंकि हमें वर्ग ही तो करना है, तो वर्ग करेंगे हम भाई a स्क्वायर और 3q प्लस 2 का भी वर्ग करेंगे, तो बोलेंगे 3q प्लस 2 का स्क्वायर। फिर से हमारा फॉर्मूला ही बन गया। बताओ कि a प्लस b का होल स्क्वायर है या नहीं है, तो इसमें भी हम फॉर्मूला खोलेंगे। बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, q का स्क्वायर q, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 होगा या नहीं होगा, 9q का स्क्वायर। और बताइए भाई 2 दिया 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ 12q और प्लस में आएगा आपके पास 4।
अब ये संख्या पूरी भी देखो 3m के रूप की हो या होनी चाहिए 3m प्लस 1 के रूप की। तो इसे आप कैसे बनाओगे, बोलोगे 3q प्लस, यहाँ पे देखेंगे आप 12q और यहाँ देखेंगे आप 3 प्लस 1। दिखाई दिया आपको? यहाँ से कंप्लीटली 3 कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ से देखो यहाँ से 3 कॉमन आएगा नहीं आएगा, आ गया 3 कॉमन। तो देखो 3 कॉमन लेते ही हम कह सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 यानी कि 4q और 3 एकम 3 पूरा कंप्लीट ही बन बाहर ले लिया। अब ये जो 3 आया 3 के मल्टीपल में जो संख्या आएगी उसे m मानेंगे और जो प्लस में 1 बचा उसे हम 1 छोड़ेंगे। ठीक है, तो जो संख्या आई हमारे पास हम कह सकते हैं a का स्क्वायर जो आया वो भी 3m प्लस 1 के रूप का आया। हमेशा हर नंबर के लिए 3m प्लस 1 के रूप का ही आएगा। और यहाँ तुम्हारा जो m का मान है वो क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के रूप का है। तो देखिए भाई धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो वर्ग होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से तुम्हारी एक्सरसाइज में 2-4 सवाल और हैं, वो भी आपके लिए करने हैं, उदाहरण भी करने हैं। इस ये जो 2 पैटर्न मैंने समझाया आपके उसी के आधार पर होंगे बस। ठीक है, कर लेना। प्रश्नावली 1.1 का हमने सॉल्यूशन कंप्लीट ही कर दिया है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 में। और 1.2 में आपके लिए क्या पढ़ना है, 1.2 में आपके लिए पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड पढ़ने हैं आपके लिए। क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड। और यहीं पढ़ना है आपके लिए एचसीएफ और यहीं पढ़ना है आपके लिए एलसीएम। ठीक है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता रखा है आपको कौन सी प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हम इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हम आप प्रश्नावली का लेते हैं। उसमें क्या दे रखा है बुक में, देखिए आप बुक में दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है 140 और 140 को अभाज्य गुणनखंडों में कैसे व्यक्त करेंगे आप। तो देखिए अभी 140 के अभाज्य गुणनखंड आप सीख कर आए बचपन में। इससे आप डिवाइड करेंगे 2 7 14 70 हो गया, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 35 आ गया, इससे 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ गया, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो लिखेंगे भाई हम 140 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या है 140 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 5 7 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यही है भाई। ठीक है, तो देखो इनको लिखने का तरीका ये नहीं है, जितनी बार 2 आया है उसकी उतनी पावर होगी, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपके क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, और बाकी आप खुद से ट्राई करनी है। ठीक है, 156 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 7 14 2 8 16, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 9 18 13 3 39 फिर 3 एकम 3। क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड भाई, लिखोगे आप अभाज्य गुणनखंड। क्या है अभाज्य गुणनखंड, 116 के सॉरी 156 के 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 3। तो भाई 13 3 39 और 39 चौका आपका 156 होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 2 और 3 गुणा 13, ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड हमेशा इसी प्रकार से आपको निकालने हैं। ये जो क्वेश्चन बनता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो विकल्प को चुनने के लिए आता है। ठीक है, आगे अब इसी के आधार पर अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा ही एलसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करेंगे। इसका हमें केवल एक क्वेश्चन देखना है और बाकी सब आपको ही करने हैं। ठीक है, तो आगे देखो भाई कौन सा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कुछ भी देख लो, कोई सा भी देख सकते हैं, उदाहरण देख लो चाहे क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला ही क्वेश्चन दे रखा है 12 और 15 और 21। ठीक है, 12 15 21। तो सबसे पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंड ही करने होंगे। बताओ 2 3 6 2 6 12 2 3 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 15 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 21 के कैसे निकालेंगे आप, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ये आए गुणनखंड सबके लिखिए आप। अभाज्य गुणनखंड लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के लिखिए 3 गुणा 5 कितना, 21 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 7। ठीक है, तो हमें निकालना है HCF।
कैसे निकालेंगे भाई? HCF। HCF हम निकालेंगे जो तीनों में कॉमन हो। देखो तीनों में क्या चीज है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, इधर 5 नहीं, यहाँ 7 नहीं है। यानी जो चीज तीनों में कॉमन होगी वही तुम्हारा HCF होगी, ठीक है। और LCM क्या होगा भाई? LCM वो संख्या होगी जो तीनों में है, वो तो होनी होनी है, ठीक है। तो तीनों में क्या है? 3 है, और तुम्हारा तीनों में क्या हो सकता है अभी? 2। अब देखो 2 यहाँ नहीं है कहीं पे, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 भी आएगी, और क्या आएगा? 5 आएगा, और क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 4 × 5 × 7, ठीक है। बताओ 3 4 12, 12 5 60, और 60 यानी 6 7 42, 420 हमारा क्या आ रहा है? एलसीएम। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो कभी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। उदाहरण नंबर 8 है, उदाहरण नंबर 8 है। अब इनके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको इनके HCF और LCM दोनों ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो जो मैंने कराया बच्चे को, सवाल आपको खुद से करने हैं, क्योंकि सारा मैं नहीं करा सकता, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, है ना। तो इनके अभाज्य गुणनखंड की बताओ, 2 दिया 6, 3 ही कम हो गया अभाज्य गुणनखंड। 72 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे 36 आ गया, 36 को 2 से काटेंगे 18 आ गया, 18 को 2 से काटेंगे 9 आएगा, और भाई 9 को 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से काटेंगे तो 12। ये होते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। बताओ 120 को अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? 2 से काटेंगे 60 आएगा, और 60 को जब 2 से भाग किया जाएगा तो 30 आएगा, और 30 को जब 2 से भाग किया जाएगा तो 15 आएगा, और भाई 15 को 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 5 को हम 1 से कराएंगे। अब सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आप लिखेंगे। बताइए 6 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 2 × 3 आया है, 2 × 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं? देखो भाई 2 × 2 × 2 और 3 × 3, कितना आया अभी? 3 × 3। 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं? 2 × 2 × 2, यानी कि 2 3 बार आया है, और फिर क्या आया है? 3 एक बार 3 आया है, और फिर 5 आया है। ये तो हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। इनका एक फॉर्मेट और भी होता है, बताओ कि 2 कितनी बार है? 1 बार। और यहाँ देखेंगे भाई 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 की पावर 3, और यहाँ 3 2 बार है, तो 3 की पावर 2, ठीक है। यहाँ 2 कितनी बार है? 3 बार है, और यहाँ 3 कितनी बार है? 1 बार है, और 5 यहाँ कितनी बार है? 1 बार है। तो हमें निकालना है HCF। अब बताइए HCF कैसे निकालते हैं भाई? HCF मैंने बताया था जो सब में कॉमन हो और सबसे छोटी पावर के साथ, है ना। तो सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? देखो एक तो 2 है, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो 2, ये वाला 2 तो सब में ही है या नहीं है? हैगा। और बताइए एक 3 आपको सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो 3 दे रहा है, 3 दिखा सब में। तो इसका जो HCF होगा वो तुम्हारा ही कॉमन होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या, जो सबसे कम संख्या है, सबसे कम वाली पावर कॉमन लेनी है, ठीक है। सब में कॉमन होना चाहिए बस। तो 2 दिया 6, इसका जो HCF आएगा वो हो हमारे पास कितना आएगा भाई? 6 आएगा। इसका LCM क्या आएगा? तो LCM निकालने का बहुत ही सरल तरीका है। जो पावर 3 की सबसे, मतलब ये 2 है, 2 की सबसे ज्यादा पावर बताओ कितनी है? 2 की सबसे ज्यादा पावर क्या है? 2 की सबसे ज्यादा पावर 3 है, यानी कि जो बचा हुआ है वो भी हमें लेना होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पावर वाला हमें उठाना होता है। 3 की सबसे ज्यादा पावर इनमें क्या है भाई? 3 की सबसे ज्यादा पावर है 2, और 5 तो बेचारा अकेला ही है, तो 5 की पावर क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 5 की पावर 1। बताओ 8 पंजे 40, ठीक है, और 40 की गुणा होगी 9 से, 4 9 36, यानी कि 360। इसका जो आंसर होगा वो 360 होगा। चलो तो देखिए दोस्त, देखो इससे पहले हम 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.3, ठीक है। इसमें क्या करना है आपके लिए? अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है या नहीं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना ही हम इस अभ्यास में सीखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आपके अभ्यास का है, पहला ही कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो √5 को हमें अपरिमेय संख्या दिखाना है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे अपरिमेय सिद्ध कराने के लिए क्या करेंगे हम? देखो इसका उल्टा मान के चलेंगे। मान लेंगे हम √5 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान के चलो, मानो ही मत ये अपरिमेय है,
जब इसका हम परिमेय लेकर चलेंगे, मान के चलते हैं ये हमारी परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय नहीं आएगी तो हम खुद से कह देंगे ये हमारी क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, √5 का जो मान होगा वो p/q होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ p/q अभाज्य, यानी कि अभाज्य नहीं, सहअभाज्य होंगे। कैसे होंगे यहाँ, सहअभाज्य। ठीक है भाई, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं। ठीक है, और जहां की q बराबर नहीं होना चाहिए 0 की। ठीक है, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5√q बराबर p। ठीक है, 5√q बराबर p, और q की वैल्यू निकालेंगे तो हम कह देंगे p/√5। इसका वर्ग करेंगे, बोलेंगे वर्ग करने पर, और वर्ग करते ही क्या हो जाएगा हमारा q² और p²/5। ठीक है भाई, और इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बताइए जो q² है, तो q यहाँ क्या है, q यहाँ एक पूर्णांक है। क्या है भाई, पूर्णांक है। ठीक है, इस अभ्यास में आपको परिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो सिंगल टर्न वाला जो कि बेहद ज्यादा हार्ड है, और एक इसका मिलेगा आपके लिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका 3 + 2√5। इसको भी आपको एकरिंग सिद्ध करना है, जो कि इससे काफी ज्यादा आसान है। इसका जो सॉल्यूशन है इससे आधा है, इसका सॉल्यूशन, इस वाले सॉल्यूशन से इसका सॉल्यूशन आधा है। तो ये थोड़ा हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बड़ा है, इस वजह से थोड़ा ऐसे ध्यान से देखते ही चलना है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा भाई, q² + p²/5। तो यहाँ देखो आप, क्योंकि q एक पूर्णांक है, q क्या है भाई, एक पूर्णांक है। ठीक है, और q² भी एक पूर्णांक होगा। क्यों, क्योंकि कोई संख्या अगर पूर्णांक है, बताइए देखो 2 है पूर्णांक, और 2 का स्क्वायर करें तो 4 भी तो पूर्णांक होगा। तो हम कह सकते हैं q² भी एक पूर्णांक होगा। ये आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में सारे के सारे नंबर पढ़ा दिए जाते हैं, ये बेसिक में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ रखा है कुछ ना कुछ जरूर। ठीक है, तो q² भी एक पूर्णांक होगा, और इसका जो q² है तो p²/5 भी एक पूर्णांक होगा। तो p²/5 भी एक क्या होगा भाई, पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बताइए आपको क्या करना है, p² जो है, p² 5 से विभाज्य है, विभाजित है। देखो भाई जो p² है वो 5 से क्या है, यहाँ पे विभाजित है या नहीं है, तो बोलेंगे हम, बताओ p² 5 से विभाजित है। क्या है भाई, 5 से विभाजित है। ठीक है, अगर p² 5 से विभाजित है तो इसका p भी 5 से विभाजित होगा। तो ये बात आपको थोड़ी दिक्कत करेगी, मुझे पता है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो p² का, जैसे मान लो कोई भी नंबर है हमारा, मान लो 100 है। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या होता है अभी 100। ये आपका अगर 5 से विभाजित है तो इसका उल्टा जो नंबर आ रहा है 10, वो भी क्या होगा आपका 5 से विभाजित होगा। यानी कि जो संख्या स्क्वायर उस नंबर से विभाजित होगी तो उसका वर्गमूल भी उस नंबर से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब क्या चलेंगे, मान के चलेंगे, माना p/q बराबर k1। क्या है भाई, p/q k1 है, और k1 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, k1 क्या है भाई, k1 यहाँ पूर्णांक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा 5k1। क्या हो जाएगा भाई 5k1, और 5k1 हो जाएगा, इस समीकरण को मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 ये है, और समीकरण 2 नंबर ये वाली है। बोलेंगे p का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, p का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो मैं इसे रख कर रहा हूँ, और समीकरण 1 को याद रखेंगे आप। ठीक है, तो p का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, ये है। तो q² बराबर, p की वैल्यू क्या है 5, और p का स्क्वायर ही तो करना है, तो p का 5 का स्क्वायर और k1 का स्क्वायर, नीचे क्या है 5 है। ठीक है, वैल्यू हमने यहाँ रख दी है इसकी।
ये आया। इससे आप डिवाइड करेंगे इससे तो 5 आएगा या नहीं आएगा 5। तो यहाँ जो नंबर दिखाई देगा क्यू स्क्वायर बराबर 5k1 का स्क्वायर, 5k1 का स्क्वायर। यहाँ से k1 का मान निकालिए आप, k1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 5, क्यू स्क्वायर अपॉन 5। इसे मानेंगे आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखिए आप, देखो k1 को हम मान के क्या चले थे, k1 को हम मान के चले थे k क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, k अगर पूर्णांक है तो k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अगर k1 का स्क्वायर पूर्णांक है तो k की जो वैल्यू है क्यू स्क्वायर अपॉन 5 वो भी इसका पूर्णांक होगी नहीं। अगर क्यू स्क्वायर अपॉन 5 पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होगा यानी कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसका क्यू जो होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो आपको थ्योरी में क्या लिखना है, आपको थ्योरी में सिर्फ ये चीज लिखनी है। मैं इसकी थ्योरी यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है भाई, इसके बाद आपको ये करना होगा, तो मैं ये सारे के सारे नंबर इसकी जगह मिटा के, ठीक है, क्या देता हूँ, जो इस पे पूर्णांक डायरेक्ट, तो हम बोलेंगे k1 क्या है भाई, k1 पूर्णांक है तो k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और k1 का स्क्वायर पूर्णांक है तो k1 की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, वो भी आपकी पूर्णांक होगी। और क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा अगर है, ठीक है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां आप Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मानेंगे Q अपॉन 5, क्या भाई Q अपॉन 5 आएगा, तो बोलेंगे हम Q अपॉन 5 माना Q अपॉन 5, मैं से रब कर रहा हूं, ठीक है, माना Q अपॉन 5 क्या होगा, K2 मान लीजिए। ठीक है, और K2 क्या होगा, यहाँ पे K2 भी पूर्णांक होगा, क्या होगा भाई, K2 पूर्णांक होगा। ठीक है, और K2 पूर्णांक होगा तो अब क्या करना है हमारे लिए भाई, तो Q की वैल्यू निकालनी है। Q का जो मान होगा वो क्या होगा, 5K2, क्या होगा भाई 5K2। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 4। क्या मानेंगे हम इसे, समीकरण नंबर 4। और समीकरण 2 और 4, समीकरण 2 क्या थी भाई, बताओ समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 हमारे पास ये थी कि P बराबर 5K1, क्या थी, P बराबर 5K1, ये समीकरण 2 थी। तो समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q में 5 क्या है, 5 ओवेनिस्ट है। ओवेनिस्ट यानी कि कॉमन है, जो कि इन्हें एक दूसरे को काट रहा है, और काट रहा है तो लेकिन ये P व Q सहवाच्य है या नहीं, बताइए आप। ओवेनिस्ट गुणनखंड है लेकिन P व Q सहवाच्य गुणनखंड होने चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये संख्या कैसी होगी, परिमेय नहीं होगी। अगर परिमेय नहीं होगी तो कैसी होगी, फिर अपरिमेय होगी। ठीक है, तो हम इसकी कुछ थ्योरी लिखते हैं, जो हमें लिखना है वो लिखेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे समीकरण 2 व 4 से, देखो भाई समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q कैसे होने चाहिए, P व Q, P व Q में जो संख्या है 5, P व Q में 5 कैसी है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। लेकिन P व Q कैसे होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। सहभाज्य मतलब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 कॉमन है, तो भाई 5 कॉमन है तो क्या होगा, बताए क्या होगा, तो P बटा Q जो संख्या आई है वो हमारी परिमेय नहीं होगी। देखो भाई अगर उभयनिष्ठ है तो P बटा Q परिमेय नहीं होगी, क्या होगी, परिमेय नहीं होगी। और परिमेय क्या है भाई, परिमेय नहीं होगी तो P बटा Q कैसी होगी, अपरिमेय तो होगी। फिर जब परिमेय नहीं होगी तो हमारी संख्या अपरिमेय होगी, कैसी होगी भाई, अपरिमेय होगी। ठीक है, अपरिमेय होगी। और P बटा Q का मान ही हम मान के चलिए √5, और √5 ही क्या होगा, P बटा Q बराबर √5 है, तो हम कह सकते हैं √5 जो है वो क्या है भाई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सिंगल टर्म वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी थोड़ा सा हार्ड है। थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे, वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे, बिल्कुल क्लियर होगा, आई गारंटी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। ये जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग में आता है, ठीक है, ज्यादा 3 या 4 नंबर में आएगा। और इसका जो डबल टर्म वाला क्वेश्चन है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए भाई
इसी अभ्यास का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो 3 + 2√5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। मैंने कहा था किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस संख्या को परिमेय मान के चलो। ठीक है, यानी कि इसका अपरिमेय का उल्टा मान के चलो। तो सॉल्यूशन हमारे यहां से स्टार्ट हो जाता है एकदम से। हम कहते हैं माना 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। देखो मुझे सॉल्यूशन बिल्कुल आपको बोर्ड के हिसाब से ही कराना है, जो आपको बोर्ड में करके आना, बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही करके आना, तब पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको रखे हुए। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किस रूप की होती है? p/q के रूप की होती है। तो भाई क्या होगी ये? p/q के रूप में होगी। और हमें मालूम है p तथा q कैसे होने चाहिए? सहभाज्य होने चाहिए। तो सेम टू सेम वही चीज है। ठीक है, सहभाज्य। और q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है, q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। अब ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? केवल अपरिमेय संख्या को यहाँ रोकना है बस। तो देखोगे केवल अपरिमेय संख्या को रोकेंगे तो 2√5 होगा हमने अभी, और p/q ये 3 जो है इधर जाकर -3 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 2√5 = p - 3q हो जाएगा, यानी अपॉन में q आएगा। ठीक है, इससे इसे डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने से क्या आएगा भाई? डिवाइड करने से जो आएगा ये 2 जो इधर जाएगा, तो यहाँ जो संख्या बचेगी √5 वो हो जाएगी p - 3q/2q आएगी, है ना। तो ये जो संख्या आई हमारे पास √5 p - 3q/2q, यानी कि p तथा q हमें पूर्णांक है। क्या है भाई? p तथा q हमारे क्या है? देखो वही बात लिखनी है हमारे लिए। p तथा q कैसे हैं? पूर्णांक है। p तथा q अगर पूर्णांक हैं, ये दोनों नंबर पूर्णांक है, तो p - 3q भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। देखो p/q के रूप में है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं p - 3q भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। होगा या नहीं? अगर ये पूर्णांक है तो इसका नीचे क्या है भाई? 2q है, यानी कि ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा, है ना। तो कंप्लीट नंबर ही पूर्णांक होगा। तो p/q के रूप में कोई भी संख्या दोनों पूर्णांक मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं p - 3q/2q p - 3q/2q एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है भाई? एक अपरिमेय संख्या होगी। q पूर्णांक है और p - 3q भी पूर्णांक होगा, और p - 3q/2q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी भी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन समीकरण 1 ये जो है, समीकरण 1 ये जो है p - 3q इसकी जो वैल्यू दे रखी है तुम्हारे लिए, वो क्या दे रखी है? √5। लेकिन √5 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या होगा भाई? तो हमारा जो है, लेकिन क्या? लेकिन समीकरण, ठीक है लिखेंगे, लेकिन समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कह रही है? समीकरण 1 कह रही है p - 3q/q बराबर √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। जो क्या है भाई? जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं जो कि पूर्व कथन का विरोधात्मक है, यानी कि जो चीज हमने मानी है उसके कैसी बात रही है, उसका मानना गलत हुआ, यानी कि विरोधात्मक हुआ। यानी कि ये हम मान के चले थे परिमेय है, लेकिन यहाँ तो अपरिमेय है सिद्ध हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं अतः हमारा मानना गलत है। अतः स्पष्ट है कि 3 + 2√3 क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई? तो हम लिखेंगे जो पूर्व कथन का विरोधात्मक है। ठीक है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा
मानना क्या है भाई, गलत है। ठीक है, हमारा मानना गलत है। तो अतः 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, एक सिंगल टर्म वाला और एक हमने डबल टर्म वाला। इसमें क्या है, 2 संख्याएं मिक्स हैं। ठीक है, इसमें जोड़ना घटाने वाली संख्याओं को भी हमने अपरिमेय सिद्ध किया है और एक सिंगल संख्या को भी हमने सिद्ध किया है। ठीक है, और मैं आपके लिए एक बात और बता देता हूं, किसी भी अपरिमेय संख्या में, यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, 2 √3 √5 √6 है, √7 है, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इनमें कोई भी संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए या गुणा करी जाए तो वो संख्या हमेशा कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन आपको स्वयं करने, जो भी बेसिक कंसेप्ट था मैंने सिखा दिया है, इनके ही आधार पे आप जितने भी क्वेश्चन है वो सब कर लेंगे। ठीक है, कर दो। तो देखो भाई अब तक हम 3 प्रश्नावली को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं 1.4 के लिए। ठीक है, 1.4 देखेंगे। 1.4 में क्या बताया था मैंने आपके लिए, मैंने बताया था शांत और अशांत दशमलव प्रसार। क्या बताया था मैंने, शांत और अशांत दशमलव प्रसार। तो थोड़ा रिव्यू देखते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय संख्याओं का होता है। दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखेंगे। दशमलव प्रसार हमारा 2 टाइप का होता है, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। ठीक है, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है हमारा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जो संख्या दशमलव के बाद रुक जाती हैं उन्हें कहते हैं हम शांत दशमलव संख्या। ठीक है, और जो संख्या दशमलव के बाद नहीं रुकती हैं उन्हें कहते हैं हम अशांत दशमलव संख्या प्रसार। ठीक है, जैसे 5/2, इसे आप डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। ठीक है, और देखते हैं भाई 9/4, इसे डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, बचा 1, 4 दूनी 8, 2 बचे और 4 पंजे 20, यानी कि 2.24। तो देखो ये संख्या क्या है, दशमलव के बाद रोक रही है, कहीं आगे के लिए नहीं जा रही है। ठीक है, लेकिन अशांत दशमलव की बात करें 10/3। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये संख्या देखो भाई 3 एकम 3, बचा 1, 3 एकम 3, फिर से 1 बचा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि इनका क्या मामला है, ये चलती जाती है। ठीक है, ये रुकती नहीं है। लेकिन अशांत दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है, एक अशांत आवर्ती, जो कि इसमें क्या होता है, आवर्ती मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, वो होती है हमारी अशांत आवर्ती, और एक होती है हमारी अशांत अनावर्ती, इसमें हमारी कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो देखो भाई आगे क्या करना है हमें, P/Q के रूप की होती है हमारी ये संख्या। ठीक है, और हमें किसी भी संख्या को शांत बताने के लिए, क्या शांत बताने के लिए, उसे बिना डिवाइड किए कैसे पहचानेंगे कि वो संख्या शांत है या अशांत है। तो बिना डिवाइड किए कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी संख्या होगी P/Q के रूप की। ठीक है, तो जो Q की जो वैल्यू होगी, Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्या होंगे भाई, Q के अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कैसे होंगे Q के अभाज्य गुणनखंड, या तो 2 की पावर n के होंगे, या 5 की पावर n के रूप के होंगे, या हो सकता 5 की पावर m, सॉरी n नहीं m, तो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप के हो सकते हैं। क्या भाई, इसके गुणनखंड, अगर कोई भी संख्या है उसके Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं, इस रूप के होने चाहिए हमें। ठीक है, इस रूप के होते हैं, अगर इस रूप के हैं तो वह संख्या क्या होगी, शांत होगी, अगर इस रूप के नहीं है तो वह संख्या क्या होगी, अशांत होगी। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसे रब करते हैं भाई। देखो आपकी प्रश्नावली का पहला ही सवाल लेते हैं, उसमें कह रखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। ठीक है, अशांत आवर्ती हैं। तो देखो भाई 13 बटे कितना है, 3125, 13 बटे 3125। बताओ ये संख्या क्या है, शांत है अशांत है, कैसे पहचानोगे। लेकिन हाँ लंबी भाग नहीं देनी है।
ठीक है। बिना भाग करके हमें बताना होगा ये संख्या कैसी है, शांत या अशांत। तो हमें पता है भाई जो q है यानी कि संख्या p बटा q के रूप की है, और q का ही हमें क्या देखना है, अभाज्य गुणनखंड देखना है या नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, p का जो मान है वो 3125 है, तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 5 से इसे काटेंगे तो 625 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1। ठीक है, तो इसके गुणन अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 आया है, यही आए अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ भाई 5 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है भाई 5 है, यानी कि 5 की पावर 5 है। और यही तो हमने बोला था भाई जो इसके अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की पावर n के रूप की हो या 5 की पावर m के रूप के हो, ठीक है, और या फिर या 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में, यानी मल्टीप्लाइंग, ठीक है, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के होने चाहिए। तो ये क्या है भाई, ये जो नंबर है वो 5 की पावर m के रूप के हैं या नहीं है। तो बताओ 5 की पावर m के रूप के हैं, है या नहीं है। तो ये संख्या बता सकते हैं आप कैसा है, तो कह सकते हैं इसका जो मान है वो 5 की पावर m के रूप का है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या कैसी है भाई, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। आइए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, दशमलव प्रसारों को निकालेंगे, ठीक है, शांत या अशांत बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, 17/8, ठीक है, क्या है भाई 17/8, 17/8 निकालना है। बताओ 17/8 क्या है, परिमेय है या परिमेय, वो शांत है या अशांत है। तो कैसे पहचानेंगे, इसके हम q वाले पार्ट को उठाएंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना बहुत जरूरी है, उसी से पहचान पाएंगे हम किस रूप का आ रहा है। तो ये 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2, यानी कि किस रूप के आए, 2 की पावर 3। तो ये जो रूप है वो 2 की पावर n का है या ना, तो हम कह सकते हैं इसके गुणनखंड 2 की पावर n के रूप के हैं, इस रूप के हैं या नहीं है। तो हम कह सकते हैं 17/8 कैसा है भाई, शांत दशमलव में। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। क्लियर हुआ या नहीं, हो गया क्लियर। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, 64। बताओ ये संख्या क्या है, 64/455। बताओ ये संख्या अभाज्य है, वो शांत है या अशांत है। तो कैसे पहचानेंगे शांत या अशांत, इसका जो p है, p तो ये है, ये q है, ये जो q है इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे और ये पता लगाना होगा वो 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, कितने से कटेगा भाई 5 से, 5 ने 45, 5 एकम 5, ये कितने से कटेगा भाई 5 से नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 13 से, कितने 13, 13 सत्ते 91, ठीक है। अब ये कटेगा हमारा 7 से, 7 एकम 7। तो 455 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 5 गुणा 7 गुणा 13। तो बताओ भाई ये 2 की पावर m के रूप का है नहीं, नहीं है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये नंबर भी तो आ रहा है ना। बताओ ये 5 की पावर m के रूप का भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके साथ ये नंबर आ रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, देखो भाई ये अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के नहीं है। अब भाई नहीं है तो कैसा होगा ये नंबर, तो हम कह सकते हैं 64/455 अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा है भाई, अशांत दशमलव प्रसार है। क्लियर हुआ या नहीं, हो गया होगा क्लियर, क्योंकि काफी सवाल हो चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है जो ये नंबर शांत आ रहे हैं उन शांत संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए। बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भाई,
तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, ठीक है। हमें मालूम है ये संख्या कैसी है, ये वाली संख्या हमें मालूम है, ये संख्या हमारी शांत दशमलव प्रसार की, शांत दशमलव है या नहीं शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या को ही करना है हमें, इसका हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो बताओ ये भी 17/8 है और इसे लिख सकते हैं हम 17/2 लिख सकते हैं या नहीं। अब दशमलव प्रसार निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका क्या है भाई, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका ये है, ये 17/2 है या नहीं है। तो अब तुम्हें क्या करना होगा, इसमें 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। बताओ 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई क्यों करनी होगी ऊपर नीचे, वो इसलिए करनी होगी क्योंकि 2 गुणा 5 जो होता है वो क्या होता है, 10 होता है नहीं, 10 होता है। तो 10 को किसी भी संख्या को भाग करना 10 नंबर से हमें आसान हो जाता है या नहीं। तो हमेशा जो संख्या 0 वाली नीचे होती है उस संख्या को हम बनाएंगे, यानी कि अगर हमें यहाँ 5 दिखाई देगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मान लो यहाँ 5 की पावर 4 होता तो हम यहाँ करते 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। तो यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ ये होगा 7 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 5 की पावर 3। बात समझ आई है ना। तो ये हो जाएगा 17 का पहाड़ा देखो इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, 17 पंजे 85 का 5 बच्चे 8, 17 दूनी 34 में 8 जोड़ेंगे तो 42 बचेंगे 4 और 17 एकम 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 बटे ये हो जाएगा 10 की पावर 3। बताओ हुआ 10 की पावर 3, 2 पंजे 10 यानी कि 10 की पावर 3। इससे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2125 बटे 10 यानी 10 की पावर 3 का मतलब 1000। अब देखो इससे डिवाइड करने में कितनी आसानी होती है, जितने जीरो होंगे उतनी ही संख्या के बाद पीछे से पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। उसी ही संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, 3 जीरो हैं तो पीछे से 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो ये होगा। आपको हर एक संख्या का दशमलव प्रसार इसी तरीके से करना है, ठीक है। कोई भी अशांत संख्या होनी चाहिए, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार की संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको इसी प्रकार करना है। इससे पहले हमने एक नंबर और निकाला था, वो क्या था हमारा, वो हमारा ये था 13/3125। इसका दशमलव प्रसार देखते हैं हम कैसे निकलेगा। ये शांत है, हमने इससे पहले प्रूफ की थी ये शांत है। तो बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। देखो अगर संख्या अशांत आ रही है तो उसका हमें दशमलव प्रसार नहीं निकालना है, लेकिन शांत संख्या का दशमलव प्रसार हमें निकालना है। तो देखो इस शांत संख्या का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। बताओ ये 13/5 की पावर आई थी यहाँ पे 5, इससे पहले प्रूफ किया है। अब हम इसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार। तो देखो दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करना है, मैंने बताया था यहाँ पे अगर 2 होता तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ 5 है तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो गई। ये जो नंबर आएगा 13 गुणा 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, ठीक है। और ये जो होगा 5 गुणा 2 की पावर 5 कह सकते हैं हम 13 की मल्टीप्लाई कर दो 32 से, 13 दूनी 26 के 6 बचे 2, 13 39 में 2 जोड़ेंगे तो 41 यानी कि 416 बटे 10 की पावर 5। और 10 की पावर 5 का मतलब क्या हो सकता है, 10 की यानी कि 5 जीरो, ठीक है। जितनी पावर उतने जीरो आते हैं हमेशा। अब हमें इससे डिवाइड करने में कितना बड़ा आसानी होती है। देखो भाई कितनी संख्या है 3 और यहाँ जीरो कितने हैं 5, तो हमें तो 5 संख्या के बाद ही दशमलव चाहिए, लेकिन संख्या तो 3 है तो कैसे दशमलव लगाएंगे भाई, 6 1 4 यानी कि 3 संख्याओं का तो काम हो रहा है 3 जीरो का, लेकिन 2 बच रहे हैं तो हम 2 संख्या से बंद, हमें तो पूरी 5 संख्या के बाद लगाना है तो 5 संख्या का पॉइंट लगाएंगे। तो देखो पॉइंट के बाद 5 संख्या है या नहीं है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो होगा भाई हमारा दशमलव प्रसार इस प्रकार से होगा। तो देखिए भाई मैंने पूरा चैप्टर अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी आती है तो पूछ लें, ठीक है। और इसे बार बार रिवाइज करें, आपके पेपर के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही रामबाण इलाज है ये, ठीक है। कंप्लीट वीडियो देखें, बहुत ही धीरे धीरे से मैंने इसमें समझाया है, बिल्कुल आसान तरीके से। और जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां आप दोबारा वीडियो देखेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके भाई बहन रिश्तेदार
दोस्त हैं जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। इसके बाद मैं धीरे धीरे आगे के और लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, यानी कि पेपर तक जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो।